आवास, आहार, टीकाकरण, बाजार व्यवस्था भी इस व्यवसाय को लाभकारी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। लेकिन जहां तक देखा गया है कि इस व्यवसाय में बकरी पालकों को प्रबंधन की तकनीकी की जानकारी न होने के कारण उनकी बकरियों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ता है, जिसका प्रभाव बकरियों की वृद्धि विकास पर पड़ता है। यही नहीं, उनमें मृत्यु दर भी बढ़ जाती है। इसलिए किसान भाइयों, चाहे आप जिस स्तर पर इस व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, इसके लिए उन्नत नस्ल एवं प्रबंधन तकनीकी के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। अतः बकरी पालन व्यवसाय किस प्रकार लाभकारी बना सकते हैं, इस हेतु कौन कौन सी बातों पर ध्यान दिया जाए, आइए देखते हैं इस अंश के माध्यम से। किसान भाइयों, आइए जानते हैं अपने प्रदेश के लिए उपयुक्त बकरियों की नस्लों के बारे में। तो इसके अंतर्गत जमुनापारी बकरी नस्ल है, जो यह औसतन 190 दिनों में 200 किलोग्राम दूध देती है। वर्ष भर में इनके बच्चों का वजन 22 से 26 किलोग्राम तक हो जाता है। बर्बरी, यह मध्यम आकार की व भूरे, सफेद तथा कत्थई धब्बों से युक्त सफेद रंग की होती है। ये बकरियां प्रायः एक बार में 2 बच्चों को जन्म देती हैं तथा इन्हें बांधकर पाला जा सकता है। ये 150 दिनों में औसतन 95 किलोग्राम दूध देती हैं तथा 12 माह की उम्र पर इनके मेमनों का औसत वजन 18 किलोग्राम तक पहुंच जाता है। इसके अतिरिक्त ब्लैक बंगाल, इससे उत्तम प्रकार का मांस मिलता है। इसका रंग सामान्यतः काला होता है। इसके 20 माह के वयस्क बकरे का वजन औसतन 11 से 15 किलोग्राम होता है। किसान भाइयों, इनके अतिरिक्त सिरोही, बीटल, कच्छी, मालाबारी, गद्दी, चेगू, जखराना व मारवाड़ी किस्म की बकरियों की मुख्य नस्लें हैं, जिनका आप पालन हेतु प्रयोग कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं इसकी आवास व्यवस्था के बारे में। तो प्रति बकरा 2.5 बाई 2 मीटर तथा प्रति बकरी 0.75 बाई 1.2 मीटर स्थान रखना चाहिए। आवास पूरब पश्चिम दिशा में होना चाहिए। बकरी आवास सूखी, ऊंची, दोमट, रेतीली दोमट जमीन पर, जहां प्रकाश व हवा की समुचित व्यवस्था हो तथा जल निकास का उचित प्रबंधन हो, बनाया जाना चाहिए। आवास की छप्पर अथवा एस्बेस्टस चादर की काफी ऊंची व पीछे से आगे की तरफ ढालू रखना चाहिए। छत के ऊपर गर्मी या सर्दी में घास, पुआल आदि डाल के रखना चाहिए। बकरियों का भोजन, बकरियां स्वभाव से घूमना फिरना पसंद करती हैं तथा झाड़ियों, पेड़ों के पत्तों को पैरों के सहारे खड़े होकर बड़े चाव से खाती हैं। लेकिन बकरियों को अच्छे पोषण की आवश्यकता होती है, जिसके अंतर्गत 50 किलो शरीर भार तथा 2 लीटर रोजाना दूध देने वाली बकरी को 3.5 से 5 किलोग्राम चारा देना चाहिए। इस चारे में कम से कम 1 किलोग्राम सूखा चारा भी मिलाना चाहिए। इसके अतिरिक्त 400 ग्राम दाना मिश्रण प्रति बकरी प्रतिदिन होना चाहिए। दाने का मिश्रण इस प्रकार से तैयार करना चाहिए: 50 भाग मक्का, 30 भाग गेहूं का चोकर, 10 भाग मूंगफली की खली, 7 भाग शीरा या गुड़, 2 भाग खनिज मिश्रण एवं 1 भाग खाने वाला नमक। इनके चारे में चना, मटर, अरहर, मूंग का भूसा, जई, रिचका, बरसीम, ग्वार, लोबिया आदि का हरा चारा मिश्रित किया जा सकता है। किसान भाइयों, बकरियों को स्वच्छ एवं ताजा जल दिन में 2 से 3 बार पिलाना चाहिए। बकरियों की देखरेख, बकरियों की गर्भावस्था काफी संवेदनशील अवस्था होती है। ब्याने के उपरांत नवजात बच्चों की देखभाल, नवजात बच्चों की गर्भनाल को किसी जीवाणु रहित चाकू, ब्लेड अथवा कैंची आदि से काटकर टिंचर आयोडीन का प्रयोग करें। इनको 5 दिनों तक खीस अवश्य पिलाएं। बच्चे की 3 माह की आयु तक दूध पिलाना चाहिए। बच्चे को लगभग 15-20 दिन की आयु पर थोड़ा थोड़ा चारा दाना खिलाना आरंभ कर देना चाहिए। चराई के साथ साथ बच्चों को क्रीप आहार भी देना चाहिए। सामान्य तौर पर 2 से 6 माह की आयु के बच्चों को 250 से 300 ग्राम व 6 से 12 माह की आयु तक के बच्चों को 300 से 350 ग्राम दाना चारे के अतिरिक्त खिलाना चाहिए। प्रजनन व्यवस्था, बकरियों में लैंगिक परिपक्वता लगभग 10 से 12 माह में आ जाती है, लेकिन इनको 15 से 18 माह की आयु में गर्भित कराना उचित रहता है। बकरियों में मध्यकाल की अवधि लगभग 30 घंटे होती है। बकरी में गर्मी आने के 12 से 18 घंटे के बीच प्रजनन कराना सबसे उत्तम माना गया है। समूह में 25 से 30 बकरियों पर एक बकरा काफी होता है। बकरियां रोगों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती हैं, जिनके बचाव के लिए टीकाकरण कार्यक्रम को अपनाना नितांत आवश्यक होता है।
बकरियों में अंतः एवं बाह्य परजीवियों की रोकथाम हेतु कृमिनाशक कार्यक्रम अपनाना भी आवश्यक होता है। किसान भाइयों, अगर बकरी पालन व्यवसाय का आर्थिक मूल्यांकन किया जाए तो वर्तमान में 100 बकरी की इकाई शुरू करने पर कुल रुपए 4,32,500 रूपए की आरंभिक स्थायी लागत आएगी। यदि प्रथम वर्ष की चालू लागत को पूंजीकृत लागत के रूप में लें तो कुल परियोजना लागत 6,19,938 रूपए होगी। कुल आरंभिक पूंजी का 15% बकरी पालक द्वारा लगाने पर शुद्ध बैंक ऋण होगा 5,24,938 रूपए। इस परियोजना से 5 वर्ष की नियोजन अवधि में मूलधन व ब्याज की अदायगी करने के बाद कुल रुपए 7,36,658 रूपए की शुद्ध आय प्राप्त होगी, जिससे रुपए 1,47,331 रूपए की शुद्ध बचत प्रति वर्ष व रुपए 12,278 रूपए की शुद्ध बचत प्रति माह प्राप्त हो जाएगी। मौसम विभाग द्वारा भेजे गए पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर बिहार एवं झारखंड के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कृषि भौतिकी मौसम विज्ञान विभाग बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची एवं कृषि मौसम परामर्शी सेवा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर द्वारा भेजे गए मौसम रिपोर्ट के आधार पर बिहार तथा झारखंड के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सर्वप्रथम बात करते हैं समस्तीपुर तथा आसपास के किसान भाइयों के लिए। गेहूं की कटनी सावधानी से करें, काटे हुए फसलों को खेत में ज्यादा देर तक नहीं छोड़े। आम और लीची के वृक्षों में फल लग गए हैं, अतः फलों को झड़ने से बचाने हेतु बगीचे में सिंचाई 15-15 दिनों के अंतराल पर करते रहें। साथ ही साथ एक कीटनाशक जैसे इमिडाक्लोरोपिड का 1 से 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें, इससे फल झड़ने से बच जाएंगे। खीरा वर्गीय फसलों में आवश्यकतानुसार निकाय गुड़ाई सिंचाई कर रहे। चूंडिल फफूंद नामक बीमारी से बचाव के लिए 0.06% कराथेन नामक दवा का छिड़काव करें। मिर्च की फसल में आवश्यकतानुसार निराई गुड़ाई सिंचाई करें। 50 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर डालें। यूरिया फसल की पत्तियों पर नहीं पड़ना चाहिए। ध्यान दें कि यूरिया का व्यवहार करते समय जमीन में नमी बनी रहे। गर्मा वाली सब्जियों में हल्की सिंचाई शाम के समय प्रत्येक सप्ताह के अंतराल पर करें। अब आई बात करते रांची तथा आसपास के किसान भाइयों के लिए। गर्मा धान के लिए खेतों में जल जमाव बना रखने के लिए मेड़ को दुरुस्त रखें तथा समय से रोपे गए धान में रोपा के 40 से 45 दिनों के बाद यूरिया का दूसरा भुरकाव करें। अधिकांश किसान भाई गेहूं की कटाई कर चुके हैं। काटे गए फसलों की जल्द से जल्द थ्रेशिंग कर भंडारण करें। जो किसान भाई अभी तक गेहूं की कटाई नहीं कर पाए हैं वे जल्द से जल्द इसकी कटाई का कार्य करें, अन्यथा दाने खेत में ही झड़ने लगेंगे। फसल काटते समय किसान भाई लूज स्पॉट रोग से ग्रसित पौधे जिसमें बालियां काली हो जाती है के बालियों को पॉलीथीन के थैले से ढककर तोड़ ले तथा किसी गड्ढे में दबाकर नष्ट कर दें। रोगी बालियों को काटते समय यह ध्यान रखें कि उसका चूर्ण जमीन पर नहीं गिरे। यह प्रक्रिया उन किसान भाइयों के लिए अति महत्वपूर्ण है जो इस फसल को अगले वर्ष बीज के रूप में व्यवहार करना चाहते हैं। जो किसान भाई पहले ही फसल को काट चुके हैं वे काटे गए फसल को धूप में अच्छी तरह सुखाने के बाद ही थ्रेशिंग का कार्य करें। साथ ही साथ अनाज भंडारण से पूर्व भी गेहूं को अच्छी तरह सुखा ले। गर्मा मूंग के अंतर्गत अगर मिट्टी में नमी की कमी दिखाई दे तो एक हल्की सिंचाई करें। सिंचाई से पहले निराई गुड़ाई अवश्य कर ले ताकि मिट्टी में नमी ज्यादा से ज्यादा दिनों तक बनी रहे। जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो और वे इस समय ग्रीष्मकालीन सब्जियां जैसे फूलगोभी, बंधा गोभी, टमाटर, बैगन, मिर्च इत्यादि की खेती करना चाहते हैं वे इसकी बुआई अथवा रोपाई करें। जिन किसान भाइयों के पास टमाटर की फसल समाप्ति पर है वे इसे हटाकर भिंडी की खेती करें। बैगन एवं भिंडी के फसल में फल छेदक कीटों एवं फूलगोभी एवं पत्ता गोभी में गोभी का पतंगा कीटों के बचाव के लिए जैविक कीटनाशी बैसिलस थोरेंजेसिस दवा का 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से दोपहर के बाद छिड़काव करें। डत्तर वाली सब्जियों जैसे खीरा, ककड़ी, कद्दू, कदीमा इत्यादि में लाल भृंग कीटों का आक्रमण हो रहा है। इससे बचाव के लिए नीम से बनी कीटनाशी दवा का 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 10 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करते रहें। आम एवं लीची के पेड़ों में फूल एवं फल आने के बाद नियमित रूप से सिंचाई करते रहे। लीची के छोटे छोटे फल को गिरने से बचाने के लिए पेड़ों पर प्लानोफिक्स हार्मोन का छिड़काव 5 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी की दर से करें।
आम एवं लीची के छोटे छोटे फलों को पाउडरी मिल्ड्यू रोग से बचाने के लिए सल्फेक्स 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। गर्मी के मौसम में विभिन्न पालतू पशुओं को गर्मी से बचाकर रखें तथा जानवर के घर के खिड़की को दिन में जूट के बोरे से ढक दे तथा इन बोरों को पानी से भिगोते रहे, जिससे ठंडी हवा का प्रवेश अंदर हो सके तथा जानवरों को राहत मिलता रहे। साथ ही साथ पशुओं को स्वच्छ एवं पर्याप्त मात्रा में पानी को पीने को दें। अन्नदाता आपके लिए कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ाते हैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाबों की कड़ी को, जिसके तहत पहला प्रश्न पूछा है। ग्राम समूह जिला समस्तीपुर से प्रकाश कुमार सिंह जी ने अपने अन्नदाता के निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से हमें बताया कि आप अदरक की खेती करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आप अदरक की बीज बिजाई के साथ साथ अन्य शस्य क्रिया प्रबंधन पर जानकारी चाहते हैं। तो प्रकाश जी, आपकी जानकारी है तो प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। अदरक की खेती करने की योजना बना रहे हैं तो आपको अच्छी उपज को दृष्टिगत रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अवश्य ध्यान देना चाहिए, जिसमें सबसे पहला बिंदु है मिट्टी का चयन, क्योंकि अदरक की फसल के लिए जीवांश युक्त दोमट या बलुई दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी गई है। खेत की तैयारी हेतु प्रथम जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने के उपरांत 3 से 4 जुताई कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर भूमि को अच्छी प्रकार भुरभुरी बना लेते हैं। अब जिस बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वह है उन्नतशील प्रजातियों का चयन, जिसके अंतर्गत आप सुप्रभा, सुरुचि, सुरभि, हिमगिरी, चाइना इत्यादि में से आप किसी भी प्रजाति का चयन कर सकते हैं। 5 से 6 क्विंटल प्रति एकड़ प्रकंद बुआई के लिए पर्याप्त होता है। और किसान भाइयों, फसल को बीमारी इत्यादि से बचाने के लिए इन प्रकंदों का शोधन अवश्य करना चाहिए, जिसके लिए आप जैविक विधि के अंतर्गत 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम और 10 ग्राम स्यूडोमोनास को 1 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रकंद को 20 से 25 मिनट तक डुबोकर बाहर निकालें और छाया में सुखा लें। यदि इन जैव उत्पादों की उपलब्धता आपके पास नहीं है तो 2 ग्राम मैंकोजेब और 1 ग्राम कार्बेंडाजिम का प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर प्रकंद को उपचारित करें। अब आइए जानते हैं खाद एवं उर्वरक प्रबंधन के बारे में। तो किसान भाइयों, यदि उपलब्धता हो तो गोबर की सड़ी हुई खाद 12 से 14 टन प्रति एकड़ का प्रयोग करना चाहिए और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर किया जाए तो यह बेहतर होता है। परंतु सामान्य दशा में रासायनिक उर्वरकों के रूप में 45 से 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस तथा 15 किलोग्राम पोटाश प्रति एकड़ की आवश्यकता होती है। उर्वरकों के प्रयोग की यदि विधि की बात करें तो नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस, पोटाश की पूरी मात्रा का प्रयोग खेत की तैयारी के समय करते हैं। इसके साथ ही किसान भाइयों, नीम की खली की यदि उपलब्धता आपके पास होती है तो प्रति एकड़ की दर से 3 क्विंटल नीम की खली का प्रयोग कर देने से पोषक तत्वों की उपलब्धता के साथ साथ कीटों का प्रकोप भी कम होता है। अदरक की फसल से आशातीत उपज लेने के लिए अप्रैल के दूसरे पखवाड़े से मई के प्रथम पखवाड़े तक बुआई अवश्य कर देनी चाहिए। वैसे पूरे मई माह तक बुआई की जा सकती है। बुआई मेड़ पर ही की जानी चाहिए और कतार से कतार की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर तथा प्रकंद से प्रकंद की दूरी 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। प्रकंदों को लगभग 6 सेंटीमीटर की गहराई पर बुआई की जानी चाहिए। इस प्रकार किसान भाइयों, जब आप बुआई समाप्त कर लें तो खेत में नमी संरक्षण और खरपतवार नियंत्रण का ध्यान में रखते हुए पलवार अवश्य कर दें, जिसकी मोटाई 5 से 7 सेंटीमीटर रखी जानी चाहिए। जमाव के बाद पलवार को हटाकर शेष खाली स्थानों पर रहने दें। जमाव के 25 से 30 दिन बाद पहली सिंचाई अवश्य कर दें। उसके बाद 5 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। किसान भाइयों, खड़ी फसल की अन्य शस्य क्रियाओं के अंतर्गत यदि आपने बुआई के समय पलवार का प्रयोग किया है तो 45 से 50 दिन बाद प्रथम निराई गुड़ाई करके मिट्टी चढ़ा देना चाहिए। परंतु यदि पलवार का प्रयोग नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में प्रथम निकाई गुड़ाई 30 दिन बाद और दूसरी निकाई गुड़ाई 40 से 50 दिन बाद अवश्य कर दें और इसी समय मिट्टी चढ़ाने का कार्य भी करें। उसके बाद आवश्यकता पड़ने पर हल्की निकाई गुड़ाई की जा सकती है। किसान भाइयों, नाइट्रोजन की जो शेष मात्रा आपने बचाई थी
उसको 2 बराबर भागों में बांट लें और प्रथम भाग बुआई के 40 से 45 दिनों के अंदर टॉप ड्रेसिंग के रूप में फसल को दें तथा शेष बची दूसरी मात्रा को 85 से 90 दिन बाद टॉप ड्रेसिंग के द्वारा दी जानी चाहिए। इस प्रकार आपकी अदरक की फसल 8 से 9 माह में तैयार हो जाती है। आइए देखते हैं प्रदेश की विभिन्न मंडियों के कृषि उत्पाद के भाव। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल हम फिर हाजिर होंगे नई नई जानकारियों के साथ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। देश प्रगति यूनिवर्सिटी पंजाब, योर फ्यूचर टू ग्रो। दिल्ली में जुटे बिहार के भाजपा नेता कोर ग्रुप की बैठक में जदयू से रिश्तों पर होगी चर्चा। गठबंधन पर लिए जा सकते हैं ठोस निर्णय। सियासी हंगामे के बीच आज से सैर पर निकलेंगे नीतीश। 3 दिनों तक वाल्मीकि नगर और बगहा के जंगल में करेंगे प्रवास। करोड़पति निकला पटना का खाद्य सुरक्षा अधिकारी। निगरानी की छापेमारी में खुलासा, 1 किलो सोना और कई एकड़ जमीन के मिले दस्तावेज। कटिहार में दवा खरीद में 8 करोड़ का घोटाला, अपर समर्था और स्वास्थ्य समिति की रिपोर्ट से खुलासा, सिविल सर्जन का इनकार। और मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में रिसर्च सेंटर का ट्रायल शुरू। गन्ना उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए हो रहा अनुसंधान, बेहतर बीज तैयार करने का लक्ष्य। नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आप सबका। मैं हूं मोनिका सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। भाजपा और जदयू के बीच लगातार बढ़ती तल्खी के बीच आज दिल्ली में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में बिहार में गठबंधन के मसले पर ठोस निर्णय लिए जा सकते हैं। वैसे बैठक में मुख्य एजेंडा मिशन 2014 है, जिसमें लोकसभा चुनाव की तैयारी, संगठन की स्थिति और प्रदेश के राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी। बैठक में जदयू के साथ चल रहे ताजा बयानबाजी पर गहराई से चर्चा होगी। बैठक में शामिल होने के लिए बिहार भाजपा के कई नेता दिल्ली कूच कर गए हैं। इनमें प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडेय, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, मंत्री अश्विनी चौबे, नंदकिशोर यादव, सीपी ठाकुर, राधा मोहन सिंह शामिल हैं। इनके अलावा भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में सांसद शहनवाज हुसैन, राजीव प्रताप रूडी और रविशंकर प्रसाद भी मौजूद रहेंगे।
इधर एनडीए के कुनबे में हंगामा बरपाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब 3 दिनों के लिए जंगल की सैर पर निकल रहे हैं। वे आज से वाल्मीकि नगर और बग्घा के जंगल वाले इलाके में प्रवास में रहेंगे। भारत नेपाल सीमा पर जंगल के बीच बने एक पूर्व महारानी का फार्म हाउस 3 दिनों के लिए बिहार के मुखिया का नया ठिकाना बनेगा। मुख्यमंत्री जमुनिया के सिलाई कटाई प्रशिक्षण केंद्र का दौरा करेंगे। इसके अलावा सीएम सुभद्रा मेले में भी जाएंगे। सीएम के दौरे से पहले प्रशासन ने पैबंदों के सहारे चमक दमक बिखेरने की तैयारी पूरी कर ली है। वाल्मीकि नगर के पास ताबड़तोड़ गति से बन रहा ये हेलीपैड बता रहा है कि सूबे के मुखिया का उड़न खटोला यहां जल्द ही उतरने वाला है। जमीन पर पड़ा पुलिस बैंड का गाजा बाजा भी नीतीश कुमार के इंतजार में है। जिन रास्तों पर कभी पुलिस जीप नहीं गई होगी, वहां पुलिस की बसें दौड़ रही हैं। उन रास्तों पर झाड़ू मारते मजदूरों के हाथ भी नहीं थक रहे। ये तैयारी है बिहार के मुख्यमंत्री के स्वागत की। भारत नेपाल सीमा पर जंगल के बीच बने इस फार्म हाउस में बिहार के मुख्यमंत्री गुरुवार से शनिवार तक डेरा डालेंगे। फार्म हाउस किसी जमाने में महारानी रही प्रेमा विक्रम शाह का है। महारानी भी नीतीश के आने की खबर से गदगद है। ऐसे सुदूर क्षेत्र में आज तक कोई नहीं आया था। ये पहली बार माननीय मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो लोगों में आशा है कि उनका उत्थान होगा, जो वर्षों से आजादी के बाद से पिछड़ा हुआ इलाका था। वैसे थारू बहुल इस इलाके के लोग अफसरों की भागम दौड़ देखकर हैरान हैं। पिछले कई दिनों से बड़े बड़े अधिकारी यहाँ कैंप कर रहे हैं। पैबंदों के सहारे ही सही, ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि सुशासन की चमक से जंगल का ये इलाका भी जगमग कर रहा है। यहीं से गंडक नहर निकलती है जो सालों से जर्जर हालत में है। नीतीश के आने से पहले ताबड़तोड़ बैठक कर नहर को दुरुस्त करने की कागजी कार्रवाई जारी है। इरोशन का काम है, फ्लड प्रोटेक्शन का काम है और कैनल का रेस्टोरेशन का काम है। इसके बारे में विस्तृत रूप से समीक्षा किया गया है और कुछ जगह जो है कि त्रुटियां पाया गया है, जो त्रुटियां पाया गया उसको सुधारने का हिदायत दी गई है। नीतीश के प्रवास के बहाने एक फार्म हाउस चमक गया है। स्कूलों से लेकर दूसरी सरकारी इमारतें भी चमकी हैं, लेकिन लोगों में बहुत उम्मीद नहीं दिखती। सर अभी तो सभी स्कूल बंद था, जो सरकार ने नीतीश कुमार इसलिए कि जब सभी मास्टर और हेड मास्टर सब स्कूल चालू कर दिया है, मुख्यमंत्री आ रहा था। ऐसे क्या स्थिति रहता है? ऐसे कभी मास्टर नहीं रहता है तो स्कूल बंद रहता था, खिचड़ी नहीं मिलता था। सियासी तूफान के बीच नीतीश 3 दिनों तक जंगल की सैर करेंगे। इस प्रवास के मायने क्या हैं, ये शायद नीतीश ही बता पाएंगे। बगहा से ईटीवी न्यूज के लिए मुन्ना राज की रिपोर्ट। पश्चिम चंपारण से यात्राओं की शुरुआत करने वाले सूबे के मुखिया नीतीश कुमार एक और यात्रा पर निकलने वाले हैं। भले ही इस यात्रा को कोई नाम नहीं दिया गया हो, लेकिन नीतीश कुमार की इस यात्रा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पहली बार नीतीश कुमार इस यात्रा में थरूहट की ओर रुख कर रहे हैं। दुर्गम रास्ते और दुरूह इलाके के लिए जाना जाने वाला थरूहट अब तक विकास से कोसों दूर रहा है। नीतीश कुमार थरूहट की यात्रा 1+2 स्कूल से शुरू करेंगे, जहां मैट्रिक में तो करीब 500 बच्चे पास करते हैं, लेकिन उनके इंटरमीडिएट में पढ़ने के लिए मात्र 120 सीटें ही हैं। अच्छा देखते हैं, जिसमें हमारे क्या इंटर में नामांकन जो है कला में 60 सीट है और विज्ञान में 60 सीट है ना, इसको बढ़वा दिया जाता है। अच्छा दूसरे जगह पे जाना पड़ता है। मतलब कहाँ जाते हैं दूसरी जगह पे? नरकटियागंज जाते हैं या बिटिया जाते हैं। बात करते हैं अपने संवाददाता प्रफुल्ल से। प्रफुल्ल, मुख्यमंत्री की यात्रा आज से शुरू होने वाली है इस इलाके से, फिलहाल किस तरह की तैयारियां नजर आ रही हैं? जी मोनिका, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री ने अपने सभी यात्राओं की शुरुआत पश्चिम चंपारण से ही की थी, लेकिन इस यात्रा ये जो 3 दिवसीय प्रवास उनका है, भले ही इसे कोई नाम नहीं दिया गया हो, लेकिन ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्योंकि पिछले 7 सालों में मुख्यमंत्री ने जितनी भी यात्राएं की, उस दौरान कभी थरूहट की ओर रुख नहीं किया, लेकिन पहली बार थरूहट और दोन क्षेत्रों में जा रहे हैं जो काफी दुर्गम माना जाता है। और थरूहट का एक बहुत बड़ा तबका और जितनी भी संख्या है वो उनका समर्थक और जदयू से जुड़ा हुआ जाना जाता है। ऐसे में बराबर पिछले 7 सालों से ये आरोप लगता आया है कि शासन सरकार में वो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे और इसलिए इनका ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज सुबह 10 से 11 बजे के बीच सीएम का आगमन है, जो जमुनिया के क्षेत्र में आएंगे।
चूंकि यह इलाका पहले नक्सल प्रभावित भी रहा है और अपराधग्रस्त भी रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रशासन की चुस्त दुरुस्त व्यवस्था की गई है। भारत नेपाल सीमा भी बहुत नजदीक है, इसको देखते हुए भी हर जगह चेक पोस्ट और जो बैरिकेटिंग की गई है। और सबसे पहले मुख्यमंत्री जो है वो जमुनिया स्थित रघुवीर उच्च विद्यालय +2 जो है वहां पे आएंगे। उसके बाद साथ में एक थारुओं का जो आस्था का केंद्र है सुभद्रा स्थान, वहां पे आज रामनवमी के अवसर पे मेला लगता है, उस मेले में भी जाने की सीएम की योजना है। उसके बाद एक जमुनिया बाजार में जो सिलाई कटाई केंद्र जो चल रहा है एनजीओ के माध्यम से चलाया जा रहा है सरकार द्वारा, वहां पे भी जाएंगे और वहां भी जो लड़कियां और महिलाएं जो है जो प्रशिक्षण ले रही हैं उनसे भी मिलने की योजना है। जी मोनिका। प्रफुल्ल, +2 स्कूल से यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं मुख्यमंत्री। ये कहा जा रहा है कि ये ऐसा स्कूल है जहां पर मैट्रिक की परीक्षा तो 500 छात्र पास करते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट में काफी संख्या कम हो जाती है क्योंकि सीटें काफी कम है। तो क्या इस संदर्भ में भी कोई घोषणा, कुछ ऐलान हो सकता है? जी मोनिका, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री जिस विद्यालय में जाने वाले हैं, जहां से ये 3 दिवसीय प्रवास की शुरुआत करने वाले हैं, ये तस्वीर जो आप दिखाया जा रहा है हमारे चैनल पे जो देख रहे हैं वो उसी विद्यालय की है। और उसी विद्यालय में एक भवन भी है जो जर्जर हो चुका है और पिछले 2 दिन पहले ही भवन का छत भी गिर चुका है। तो वहाँ के शिक्षकों की जो बात है वो सामने रखी गई है। वहाँ के जो छात्र हैं वो हालांकि कुछ सामने आकर बताने में सक्षम नहीं थे, लेकिन उनकी भी माने तो हर साल जो है काफी सैकड़ों की संख्या में छात्र जो है वो सिर्फ मैट्रिक तक ही पढ़ पाते हैं, उससे आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। भवन का अभाव है, जर्जर हो चुके हैं भवन, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। इन सब चीजों को देखकर लगता है कि मुख्यमंत्री अगर आज उस विद्यालय में आ रहे हैं तो उन्हें उन चीज को देखना चाहिए था। और विद्यालय के शिक्षक और आसपास के लोग भी ये उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री जिस विद्यालय से आज 3 दिवसीय प्रवास की शुरुआत करने जा रहे हैं उस विद्यालय की कोई न कोई घोषणा करेंगे, भवन देंगे। छात्रों का जो हर साल जो सैकड़ों छात्र जो शिक्षा से वंचित रहते हैं उनके लिए कोई घोषणाएं करेंगे। इस तमाम जानकारी के लिए प्रफुल्ल, शुक्रिया आपका। तो हमारे संवाददाता प्रफुल्ल तमाम जानकारी दे रहे थे, बता रहे थे कि 10 से 11 बजे के करीब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस इलाके में पहुंचने का कार्यक्रम है। यहां से वो आज अपने इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि हमारे संवाददाता बगहा से मुन्ना भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुन्ना, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर यात्रा के दौरान क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? जी मोनिका, मैं आपको बता दूं कि सोहदरा में यात्रा शुरुआत तो जरूर करेगा, लेकिन उनका मुख्य आशियाना वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का जंगल और उसके अंदर जो गेस्ट हाउसेस बने हैं वो वहीं होगा। और वाल्मीकि नगर सोहदरा से सीधे हेलीकॉप्टर से पहुंचेगा और वहां से 2-3 डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की खानापूर्ति की जाएगी। उसके बाद उनका टाइगर रिजर्व के जंगलों में सैर का कार्यक्रम है। उसके बाद उनका रात्रि पड़ाव है और रात्रि पड़ाव के दौरान मुख्यमंत्री कई अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक तो करेंगे जरूर, लेकिन मुख्य निशाना उनका आज का जंगल में नाइट सफारी का ही होगा। सबसे पहले मैं मन के बता देना चाहूँ कि नया यात्रा के बाद सत्ता में पहुंचे नीतीश विभिन्न यात्राओं की झड़ी इस बगहा की धरती से ही लगाई है। और सबसे बड़ी चीज की है, बगहा लगातार राजस्व जिला के लिए चर्चित रहा है। कभी आज तक राजस्व जिला का दर्जा नहीं मिल सका। कई नरसंहार में अपराध लगातार बढ़ते रहे, बाढ़ और कटाव लगातार त्रासदी फैलाती रही है, लेकिन नीतीश ने इन सबों पर आज तक ध्यान नहीं दिया है। लेकिन लगातार उनकी जो भी यात्राएं होती है विकास योजनाओं की समीक्षा की खानापूर्ति ही कही जा सकती है। जी मोनिका। मुन्ना, तस्वीरें भी हम लगातार देख रहे हैं, दुर्गम रास्ते, दुरहु इलाके हैं, कभी किसी का ध्यान नहीं गया, विकास से कोसों दूर है, लेकिन अब लग रहा है कि एक दिन में काफी विकास हो जाएगा। जी मोनिका, मैं बता दूं कि यह मुख्यमंत्री की पहली यात्रा नहीं है। नया यात्रा करके मुख्यमंत्री इसी बगहा की धरती से सत्ता पे पहुंचे हुए थे। उसके बाद विकास यात्रा, विश्वास यात्रा, सेवा यात्रा, यात्राओं की झड़ी नीतीश ने लगाई है। लेकिन यह इलाका विकास के मामले में आज भी बिहार के सबसे निचले पायदान पे आता है। यहाँ टाइगर रिजर्व का सुदूर जंगल होता है। यहाँ लगातार बाढ़ अपनी तबाही मचाती रहती है। 3 महीने लगातार कतार होते रहते हैं। कई गांव लगातार हर साल की तबाही झेलते हैं, लेकिन फिर भी इन सबों पर स्थायी निदान करने के लिए नीतीश ने आज तक कोई ऐसा सार्थक पहल नहीं किया है। लेकिन लगातार यात्राएं उनकी होती है, आवेदन लिए जाते हैं। सबसे पहले मैं मोनिका बता देना चाहूंगी कि सेवा यात्रा में जो अभी आवेदन मुख्यमंत्री को प्राप्त हुए थे 2 साल पहले, आज तक उसका निष्पादन अधिकारी नहीं कर पाया है। इसकी समीक्षा आज तक नहीं की गई है। केवल बैठकों, इस पूरे शहर को बैठकों का में तब्दील करके इसको सरकारी यात्रा के रूप का रुख दिया जाएगा। लेकिन कुल मिला के यात्रा का जो रूटीन है, यह बताता है कि मुख्यमंत्री 3 दिनों तक टाइगर रिजर्व के जंगल का सैर ही करेंगे। मुन्ना, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। मुन्ना हमारे संवाददाता तमाम जानकारी दे रहे थे। आपको बता दें कि पश्चिम चंपारण से
एक बार फिर से नीतीश कुमार अपनी यात्रा पर निकलने वाले हैं। यात्रा की यहां से शुरुआत होने वाली है। 10 से 11 बजे के बीच कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री पहुंचेंगे यहां पर, और काफी दुर्गम रास्ते और दुरूह इलाके के लिए ये पूरा इलाका जाना जाता है। तरुहट अब तक विकास से कोसों दूर है, लेकिन फिलहाल जैसे ही मुख्यमंत्री के आने की सूचना मिली है, यहां पर विकास का काम तेजी से चलने लगा है। साफ सफाई की व्यवस्था हो रही है, हेलीपैड बनाए जा रहे हैं और इस यात्रा का कोई नाम नहीं रखा गया है। 3 दिनों के प्रवास